सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 वाक्य विचार और परिवर्तन पढ़ेंगे। भाषा की प्रधान इकाई वाक्य है। ठीक है, भाषा की जो प्रधान इकाई होती है, जो मुख्य इकाई होती है, वो होती है वाक्य। किसी भी भाषा में मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान वाक्यों के द्वारा ही संभव है। ठीक है, चाहे हम कोई भी भाषा देख लें, उस भाषा में अपने मन के भाव को और अपने विचारों को जब हम किसी दूसरे को देते हैं या दूसरे से हम लेते हैं, ठीक है, हम समझते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है या फिर हम समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार और अपने भाव, तो उसे हम वाक्यों के माध्यम से ही कर पाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्ण आपने पढ़े हैं, जैसे क, ख, ग, ए, आ, ई, जो स्वर में होते हैं। तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। हम सब जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। ठीक है, जो वाक्य होता है वो किससे बनता है? शब्दों के मेल से। जिस प्रकार वर्णों के सभी समूह शब्द नहीं होते बल्कि सार्थक समूह ही शब्द होते हैं, उसी प्रकार शब्दों के भी सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी वर्ण को जोड़ करके शब्द नहीं बना सकते, बल्कि जो सार्थक होते हैं, जो जिन वर्णों के योग से एक शब्द बनता है और उस शब्द का कोई अर्थ निकलता है, तभी वो शब्द सार्थक शब्द, मतलब वो शब्द माना जाता है, नहीं तो वो शब्द नहीं माना जाता। इसी प्रकार जब हम सार्थक यानी अर्थ वाले शब्दों के योग से जब हम कोई वाक्य बनाते हैं और वो कोई अर्थ प्रदान करता है, तभी वो वाक्य कहलाता है, अन्यथा वो वाक्य नहीं कहलाता। ठीक है, तो क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्था के साथ, मतलब कौन सा शब्द किधर लगाया जाएगा, उस व्यवस्था के साथ ही जो समूह बनाया जाए तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे उपस्थित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कल कोलकाता जाऊंगा। ठीक है, ये पूरा कई शब्दों का योग है और इससे शब्द वाक्य बन रहा है मैं कल कोलकाता जाऊंगा, यानी कि हमें अर्थ प्रकट हो रहा है हमारे सामने कि कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहा है कि वो कल कलकत्ता यानी कोलकाता जाएगा। फिर अगला वाक्य है परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, इसका भी हमें सार्थक, ये भी सार्थक शब्दों का योग है और हमें इससे पता चल रहा है कि परिश्रम अगर हम करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। तो एक शिक्षा हमें मिल रही है इसमें, तो ये हमें पता चल रहा है, इसमें अर्थ हमें पता चल रहा है। उपरोक्त वाक्यों के प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं तथा वे इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि वक्ता या लेखक के अभीष्ट अर्थ को भी पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये वक्ता या लेखक ने जो भी कहा या लिखा है तो उसका क्या अर्थ है, वो क्यों ऐसा लिख रहा है, तो उसका अर्थ हमें पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाक्य है। वाक्य के अनिवार्य तत्व। कोई भी शब्द समूह तभी वाक्य कहलाता है जब उसमें निम्नलिखित तत्व विद्यमान हो। ठीक है, मूल रूप से कुछ ना कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थकता की। ठीक है, सबसे पहला तत्व कौन सा है? सार्थकता। वाक्य को सार्थक शब्दों का समूह कहा जाता है। ठीक है, कैसे शब्दों का? सार्थक समूह का, यानी कि जिसमें अर्थ होता है। निरर्थक शब्दों का समूह कभी भी वाक्य नहीं कहलाता। कभी कभी किसी वाक्य में एक या दो निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी उन शब्दों को सार्थक बना देता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक निरर्थक शब्द भी प्रयोग होते हैं, किंतु बाकी सभी सार्थक शब्द उसे भी सार्थक बना देते हैं। जैसे मुझे चाय वाय नहीं पीनी। अब देखो, यहाँ पे बोला है मुझे, यानी कि मैं, कोई व्यक्ति अपने आप को बता रहा है। नहीं मतलब मना कर रहा है, पीनी मतलब पीने के लिए बोल रहा है कि मुझे चाय नहीं पीनी है। अब चाय के साथ उसने वाय शब्द का प्रयोग किया। वाय शब्द हालांकि देखे तो इसका कोई अर्थ नहीं है और ये निरर्थक शब्द है, किंतु चाय के साथ चूंकि इसका संबंध है, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो अक्सर हम तुक वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुक मतलब जैसे आपने कविताओं में देखा होगा कि सबसे आखिरी वाला जो शब्द होता है, या गानों में आपने सुना होगा जो सबसे आखिरी वाला शब्द होता है, अगली वाली लाइन का शब्द भी आखिरी में उसी स्वर का होगा। ठीक है, वो हालांकि रूप में उस जैसा नहीं होगा, पर लेकिन स्वर ध्वनि के रूप में वो उसी जैसा ही उच्चारित हो, उसी जैसी ध्वनि देता हो, इसलिए तुक के लिए हम उस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो हालांकि उनका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वो केवल तुक के लिए या फिर दूसरे एक शब्द के साथ ठीक उसके जैसी ध्वनि देने के लिए ही हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय, रोटी वोटी। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं ना, तो वो है। तो ये निरर्थक शब्द भी सार्थक बन जाता है, मीन्स इसका भी अर्थ बन जाता है कि हाँ वो चाय के साथ तुक दे रहा है। अब हम बात करते हैं योग्यता की। तो दूसरा तत्व कौन सा है? योग्यता। शब्दों के ऐसे समूह जो प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने के योग्य हों। ठीक है, देखो क्या है? शब्दों के ऐसे समूह जो प्रसंग के अनुसार, ठीक है, क्या प्रसंग क्या चल रहा है उसके अनुसार अपेक्षित अर्थ। तो अपेक्षित अर्थ यानी कि जो अर्थ छुपा होता है,
ठीक है, अपेक्षित अर्थ यानी छुपे हुए अर्थ को, या फिर जैसे कि हम आशा करते हैं कि ये वाक्य से ये अर्थ आना चाहिए किंतु यहाँ गलत अर्थ आ रहा है, ठीक है, तो हम जैसी अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वैसा अर्थ नहीं आता, तो वो होते हैं ऐसे अर्थ प्रकट करने के योग्य हो, ठीक है, छुपे हुए अर्थ को प्रकट करने के योग्य ऐसे हो, तो वो क्या होते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि एक दूसरे के योग्य हों, ठीक है, क्योंकि देखो सभी चीज एक दूसरे के जैसी ही होनी चाहिए तभी वो वाक्य बनेगा। जैसे कि अभी जैसे हम बात करें लिंग के अनुसार, तो जहाँ पे हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा था का प्रयोग होता है, ठीक है, वहां थी नहीं हो सकता। जहां भी स्त्रीलिंग होगा वहां हम थी का प्रयोग करेंगे, रहा का प्रयोग हम पुरुष के साथ करते हैं, रही का प्रयोग हम स्त्री के साथ करते हैं। तो इस तरह हमें योग्यता देखनी होती है, कौन किसके योग्य है, तो वहां पे वो बनते हैं, वो वाक्य होते हैं। किंतु ऐसे शब्द जहाँ पे वाक्य जो योग्य ना हो और एक दूसरे के, और हम वहां पे व्यवस्थित कर दें उसे, तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, अध्यापिका बच्चों को रुला रही है, हालांकि ये एक वाक्य है, ठीक है, क्योंकि रुलाना भी एक शब्द है, किंतु यहाँ पे इस वाक्य के अनुसार क्या रुलाना शब्द यहाँ इसके योग्य है? आप खुद से सोच के देखिए, अध्यापिका बच्चों को रुला रही है, क्या ये पूरे वाक्य में जो अर्थ निकल रहा है, या फिर अध्यापिका जो अध्यापिका है, बच्चे हैं, इन दोनों के संबंध में रुलाना शब्द, क्या आपको लगता है कि अर्थ यहाँ इसके योग्य है रुलाना शब्द? नहीं। देखिए आगे क्या है, यह सभी जानते हैं कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है, अध्यापिका क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है। तो आगे बोला है, अतः ये वाक्य अयोग्य होने के कारण वाक्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है, अयोग्य है क्योंकि जो अध्यापिका होती है वो बच्चों को क्या करती है, पढ़ाती है, रुलाती नहीं है, ठीक है, तो ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य योग्य वाक्य नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सही वाक्य क्या बनेगा, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा योग्यता का क्या अर्थ होता है। योग्यता का अर्थ होता है जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्य के अंदर, वो सभी एक दूसरे के योग्य होने चाहिए, ठीक है। जैसे अध्यापिका और बच्चों को रही है, इस जगह पे रुलाने की जगह रुलाना इसके योग्य नहीं है, यहाँ पे योग्य क्या आएगा, पढ़ा रही है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे है, माली आग से पौधों को सींचता है, तो ये पूरा वाक्य तो है, पर लेकिन ये पूर्ण रूप से वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि ये योग्य ही नहीं है। आग शब्द पौधों को सींचने से योग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि पौधों को सींचने का काम किससे होता है, पानी से, तो ये पानी शब्द होना चाहिए यहाँ पे। ये योग्यता नहीं है इस वाक्य की, यहाँ पे इस शब्द की इस वाक्य के अंतर्गत आने की। तो योग्य शब्दों को ही हम व्यवस्थित करेंगे तभी वो वाक्य कहलाएंगे। तो यही होती है योग्यता, ठीक है। तो दो चीजें होनी चाहिए, सार्थकता यानी कि वो अर्थ वाले हो, दूसरा उनमें योग्यता हो कि वो दूसरे शब्दों के साथ व्यवस्थित हो सके। अब हम बात करते हैं पूर्णतया की। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, वाक्य पूर्ण होना चाहिए। अधूरा होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, उससे वाक्य के पूर्ण अर्थ को जानने की इच्छा या जिज्ञासा नहीं बनी रहती, ठीक है। जैसे कि अब हमने कोई सामने वाला आधी बात बोल दिया तो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई आखिर बात क्या है, तुम पूरी बात बताओ। कई बार सुना है ना आपने, जब कोई इंसान हड़बड़ाहट में आधी बातें बताओ तो क्या कहते हैं, तुम पहले शांत हो जाओ, पहले पूरी बात बताओ, सही से बताओ। तो वही है कि वाक्य पूर्ण होने चाहिए और सामने वाले की जो सुन रहा है उसके मन में इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए कि अरे मेरे को पता तो चले बात क्या है। जैसे खाना बनाती है, अब हमने वाक्य कह दिया खाना बनाती है, अब सामने वाले के मन में इच्छा क्या आएगी कि खाना कौन बना रहा है, आई ना इच्छा। तो ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारी बात पूरी होनी चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पे प्रयोग करें कि माँ खाना बनाती है, गीता खाना बनाती है, तो ये पता चल रहा है कि हाँ भी किसी और के बारे में बताया जा रहा है कि वो खाना बना रहा है। तो इससे क्या है, जिज्ञासा शांत हो जाती है। यहाँ वाक्य के कर्ता की जानने की इच्छा बनी रहती है कि कौन खाना बनाती है। जब तक ये इच्छा पूरी नहीं होती तब तक इसे वाक्य नहीं कह सकते। जैसे माँ खाना बनाती है, ठीक वाक्य है, ठीक है, पर लेकिन खाना बनाती है ये पूर्ण वाक्य नहीं है, अपूर्ण वाक्य है, ठीक है। तो पूर्णता होनी जरूरी है। तो तीन बातें समझ में आ गई हमें, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए शब्दों में, और वो शब्द पूर्ण होने चाहिए, मतलब वाक्य पूर्ण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं निकटता की, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में समय एवं स्थान संबंधी निकटता होनी भी जरूरी होती है। समय के अनुसार और स्थान के अनुसार वो एक दूसरे के निकट होने चाहिए। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफी समय बाद किया जाता है तो अर्थ प्रकट होने में रुकावट आती है। जैसे मान लो कोई शब्द हम बहुत देर में प्रयोग करते हैं तो उससे अर्थ समझ नहीं आता। जैसे मोहन कल नहीं आएगा,
अब खुद सोचो, इतनी देर में कोई बोलेगा तो सामने वाले का सुनने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और साथ में क्या होगा, ये अर्थ भी हमें समझ नहीं आएगा अगर हम देर देर में बोलेंगे। यही हम कहें मोहन कल नहीं आएगा, समझ में आ गया भाई सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, आ गया ना समझ में। तो यही होता है, हमें समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से ये ध्यान रखना होता है कि किस जगह पे हमें कितनी दूरी देनी है शब्दों के बीच में, उच्चारण में भी, ठीक है, बोलने के समय पे भी, और साथ ही साथ लिखने में भी हमें कहाँ कितनी दूरी देनी है। तो ये होती है निकटता। आगे बात करते हैं हम पद क्रम की, ठीक है। पद हम जानते हैं, जैसे हम शब्दों को पद बोलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का स्थान सही क्रम में होना चाहिए, ठीक है। पद जो शब्द होते हैं वो सही क्रम में होना चाहिए, नहीं तो अगर उल्टे पुल्टे लगाएंगे तो अर्थ भी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्रम परिवर्तन के कारण अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है या वाक्य निरर्थक हो जाता है, अर्थ ही नहीं बनता उसका कुछ, या तो वो अर्थ बिगड़ जाएगा या अर्थ ही नहीं बनेगा। जैसे जाऊंगा मुंबई में छुट्टियों की गर्मियों, अर्थ समझ आया कि क्या कह रहे हैं। अब देखो मैं इसको फिर से सीधे बोलते हैं, मैं मुंबई की छुट्टियों में मैं गर्मियों की छुट्टी में मुंबई जाऊंगा। समझ आया कि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं, यानी वो अपने आप को बता रहा है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में मुंबई जाएगा, ठीक है। लगातार से रही हो है सुबह वर्षा, समझ आया? नहीं आएगा, सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, समझ आ गया? तो ये होता है वाक्यों के पद को क्रम में रखना। उल्टा सीधा रखेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा या फिर वो अर्थ ही समझ नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अन्वय की। अन्वय का अर्थ होता है मेल या एक रूपता। वाक्यों में शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं क्रिया आदि का उचित मेल होना चाहिए, अन्यथा वाक्य निरर्थक एवं अटपटा हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा पढ़ती है, समझा? बच्चा पढ़ती है बिल्कुल अलग है, ये बहुवचन में लगता है, पढ़ती स्त्रीलिंग में लगता है, और बच्चा पुल्लिंग है, तीनों चीज अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा पढ़ता है नहीं है, ठीक है, तब ये वाक्य सही बनेगा। मैं खेलने जाएंगे, मैं एक वचन, खेलने बहुवचन, जाएंगे ये भी बहुवचन में है। अगर यहाँ पे बोल देते वह खेलने जाएंगे, ठीक है, वे लोग खेलने जाएंगे, तो बहुवचन में चल जाता, पर लेकिन मैं खेलने जाऊंगा, ठीक है। तो इन वाक्यों में लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया आदि का उचित मेल न होने के कारण ये वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य में शुद्धता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पद क्रम होना चाहिए, और अन्वय होना चाहिए। अन्वय यानी कि मेल या एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है।